नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। और यह आपका 6000 प्लस पीवाईक्यू सीरीज है जो कि हमारे डीआर गुरुकुल चैनल पर चल रहा है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसएससी स्टेनो, एसएससी जेई और एसएससी जीडी, जो एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम था और ये सभी आपके 2024 के एग्ज़ाम थे, तो इन सभी के हिस्ट्री सेक्शन के पीवाईक्यूज प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। और ये हमारा हिस्ट्री सेक्शन का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा, लास्ट पार्ट होगा। और इसके बाद हम लोग कवर करेंगे स्टैटिक जीके के पीवाईक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को बिना समय गवाए। यहाँ से हमारा जो पहला प्रश्न होगा, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2024 से हिस्ट्री सेक्शन का। हड़प्पा सभ्यता के भवनों और संरचनाओं का अध्ययन कराने के लिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों की यात्रा पर ले जाना चाहिए। तो हड़प्पा सभ्यता मतलब जो स्थल हैं वह कहाँ मौजूद हैं, तो भाई जहाँ मौजूद है वहीं पर मतलब कि अपने विद्यार्थियों को एक शिक्षक को ले जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात और राजस्थान आपके करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है, वर्चस्व के लिए हुए एक लंबे संघर्ष के बाद निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था। तो यह महाजनपद था मगध महाजनपद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मगध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य विशेषता हड़प्पा नगरों का हिस्सा नहीं थी। यहाँ पर नहीं थी, जैसे कि पहला है सड़कें और मार्ग, तो ये तो हिस्सा थे। अच्छी तरह से पकी हुई ईंट के घर और जल निकासी व्यवस्था, ये दोनों भी मौजूद था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, औद्योगिक और वाणिज्यिक भवन जो है यह स्थापत्य विशेषता हड़प्पा नगरों का नहीं है। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औद्योगिक और वाणिज्यिक भवन। नेक्स्ट प्रश्न है, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में किस प्रमुख किसान आंदोलन के नेता थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से मतलब कि नवाजा गया था या प्रदान किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बारदौली सत्याग्रह। अगला प्रश्न यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला स्वतंत्र गुप्त राजा था। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला स्वतंत्र गुप्त राजा था चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश को उखाड़ फेंका था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका था नंद राजवंश को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, नंद साम्राज्य, नंद राजवंश। अगला प्रश्न यहाँ से, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष और किस उद्देश्य से की गई थी। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1927 में और इसका उद्देश्य था भारत के संविधान में एक और सुधार की सिफारिश करने के लिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी डैश थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानियों में से एक था। तो खजुराहो निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानियों में से एक था। तो खजुराहो जो है यह राजधानी थी चंदेल राजवंश की। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, चंदेल राजवंश। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये भी करेक्ट, ये तो पहला आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि कालिदास और अमर सिंह उनके दरबार का हिस्सा थे, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 13 शिलालेख।
अगला प्रश्न है विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे। तो विजयनगर के जो शासक थे वे स्वयं को राय कहते थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, राय। जैसे कि एग्जाम्पल कोई ले लीजिए, अरे भाई जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा, जो मतलब साउथ के जो कभी किसी मतलब राजा महाराजा पर जो मूवीज बनी होंगी उनके नाम के आगे राय लगा रहता था। नरसिम्हा राय जैसे होगा या कुछ ऐसे ही होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से, पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है यह आपका पारित किया गया था 1784 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा 1784। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनेंडर को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी और दीक्षित किया था। तो बौद्ध संत ने, किस बौद्ध संत ने, तो ये ना आपको जो लाइन है पूरा ऐसे ही देखने को मिलेगा लूसेंट की एक बुक जो होती है ना सामान्य ज्ञान की, उसमें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नागसेन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है नागसेन, जो कि एक बौद्ध संत थे। उन्होंने भारतीय यूनानी राजा मिनेंडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा नागसेन। अगला प्रश्न है कि सेनानी, कुल्पा और ग्रामीणी प्रमुख रूप से किस वेद में वर्णित कुछ पदाधिकारी हैं। तो सेनानी, कुल्पा और ग्रामीणी प्रमुख रूप से किस वेद में वर्णित कुछ पदाधिकारी हैं। तो इनका वर्णन किया गया है आपका ऋग्वेद में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन का संबंध विनायक दामोदर सावरकर से नहीं था। तो निम्नलिखित में से किस संगठन का संबंध विनायक दामोदर सावरकर से नहीं था। तो यह संगठन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एक संगठन था जिसका संबंध विनायक दामोदर सावरकर से नहीं था। बाकी आज़ाद भारत समाज, हिंदू महासभा और अभिनव भारत समाज इन सभी से संबंधित हैं विनायक दामोदर सावरकर जी। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य ने 7 अंगों वाले राज्य को समझने के लिए सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया है और उनमें से एक अंग दंड है जिसका अर्थ डैश होता है। तो उनमें से एक अंग दंड है जिसका अर्थ होता है सेना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा सेना। अगला प्रश्न है भारतीय भाषा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए ब्रिटिश भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है आपका 1878 में लागू किया गया था ताकि भारतीय भाषा समाचार पत्रों पर रोक लगाई जा सके। मतलब कि बाकी जो और भाषाएं जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच अपना, तो इन सभी भाषाओं में अखबार मतलब प्रिंट किए जा सकते थे, केवल हिंदी में नहीं किए जा सकते थे, या फिर भारतीय जो भाषाएं हैं उनमें समाचार पत्र इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत नहीं छापे जाते थे। अगला प्रश्न है 1156 ईस्वी में जैसलमेर का किला किसने बनवाया था। तो 1156 में जैसलमेर का किला बनवाया था रावल जैसल ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा रावल जैसल। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया है मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन नगर प्रशासन पर प्रकाश डाला था। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि नगर परिषद को 6 समितियों में विभाजित किया गया था, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि नगर प्रशासन सुनियोजित था। नगर प्रशासन जो है आपका यह बेहतरीन ढंग से सुनियोजित था, यह भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बी एंड सी ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। तो पानीपत की काबुली बाग मस्जिद जो है इसका निर्माण करवाया था बाबर ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा बाबर। अगला प्रश्न है मध्य भारत के सतनामी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इनमें से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन दिया है कि इस आंदोलन की स्थापना घासीदास ने की थी। पहला तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि यह आंदोलन चमड़ा श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए किया गया था। ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए एंड बी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा किया गया था? तो स्वाभिमान आंदोलन जो है इसका नेतृत्व किया गया था ईवी स्वामी ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा। ईवी रामास्वामी नायकर ने स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ईवी रामास्वामी नायकर। अगला प्रश्न है मोढेरा में सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो मोढेरा में जो सूर्य मंदिर है यह बनवाया गया था राजा भीमदेव प्रथम द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, राजा भीमदेव प्रथम। अगला प्रश्न है कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो पिट्स इंडिया एक्ट में इनमें से कौन सा शामिल नहीं था? पहला ऑप्शन दिया है कि भारत का शासन गवर्नर जनरल और 3 सदस्यों वाली एक परिषद को सौंप दिया गया था। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है कि 6 सरकारी नियुक्तियों की एक समिति जिसे नियंत्रण बोर्ड के रूप में जाना जाता था का गठन किया गया था। ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। और अगला दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋण भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा ले लिए गए थे। ये भाई कब हुआ था? ये तो घटना हुई नहीं थी। तो यहाँ से आपका जो असत्य कथन है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत लाया गया था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो ऑप्शन यहाँ से सबसे सटीक आंसर है आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में अहरार आंदोलन के संस्थापकों में से एक नहीं था? तो अहरार आंदोलन के संस्थापकों में से एक नहीं थे। ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बाकी हसन इमाम, मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खान ये सभी अहरार आंदोलन के संस्थापकों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का पहला प्राचार्य था? तो 1906 में आपका स्थापित किया गया था बंगाल नेशनल कॉलेज। और इसके पहले प्राचार्य कौन थे यह पूछा है आपसे। तो इसके पहले प्राचार्य थे अरविंदो घोष। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अरविंदो घोष। अगला प्रश्न है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय आपका स्थापित किया गया था भारत में अडयार में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अडयार। अगला प्रश्न है वर्तमान बांग्लादेश में ढाके श्रवी मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बनवाया गया था? तो वर्तमान बांग्लादेश में ढाकेश्वरी, यहाँ पर भाई ढाकेश्वरी होगा, इसको ना पूरा ऐसे कर लीजिएगा। ये ढाकेश्वरी मंदिर जो है आपका बांग्लादेश में इस वक्त वर्तमान में स्थित है। और यह पूछा है इसमें कि यह जो ढाकेश्वरी मंदिर है किस राजवंश के शासनकाल में बनवाया गया था? तो ढाकेश्वरी मंदिर जो है यह बनवाया गया था सेन राजवंश के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, सेन राजवंश। अगला प्रश्न है कि औरंगाबाद स्थित बीबी का मकबरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा और इसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है? पहला कथन है कि यह पूरी तरह से संगमरमर से बना है। यह आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा पहला ही। ये तो ईंटों से बनी है ना बीबी का मकबरा। और यह अपने समान डिजाइनों के कारण ताजमहल की नकल है। यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने बनवाया था। और जो आपका है कि यह औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुर्रानी की कब्रगाह है। यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए,
कि यह पूरी तरह संगमरमर से बना है, ये आपका गलत कथन है बीवी के मकबरा के बारे में। अगला प्रश्न है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो बेगमपुरी जो मस्जिद है इसका निर्माण किया गया था मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है, चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? तो चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा का नाम है कृष्ण तृतीय। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कृष्ण तृतीय। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरह से डैश में बनवाया गया था? तो अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर जो है यह ईंटों से बनवाया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ईंटों। अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों का अपना पोर्टफोलियो था? तो यह अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों का अपना पोर्टफोलियो था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक इकाई शाहजहां के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी? तो इनमें से कौन सी प्रशासनिक इकाई थी जो शाहजहां के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी? तो यह प्रशासनिक इकाई थी चकला। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, चकला। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की सरकार ने किस वर्ष एक कानून पारित किया जिसके अनुसार ईसाई धर्म अपनाने वालों को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ? तो यह कानून था, यह आपका कानून पारित हुआ था 1850 में। ब्रिटिश भारत की सरकार ने 1850 में एक कानून पारित किया जिसके अनुसार ईसाई धर्म अपनाने वालों को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ से आपके जो PYQ स्टार्ट होते हैं वे होते हैं आपके SSC JEE 2024 एग्जाम्स के, जो कि आपका जूनियर इंजीनियर का एग्जाम था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके PYQ प्रश्नों को। यहाँ से पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने डैश के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन किसने बंद कर दिया था? तो चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने बंद कर दिया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश सम्राट ने ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा देकर भारतीयों को किसने प्रेरित किया था? तो यह नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा आपका दिया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अगला प्रश्न है कि जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, सत्यशोधक समाज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1906 में हुई थी? तो 1906 में इनमें से किस संगठन का स्थापना किया गया था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना किया गया था 1906 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1946 में BN राव को औपचारिक रूप से भारतीय संविधान की मुख्य प्रारूप समिति का डैश नियुक्त किया गया था? तो 1946 में BN राव को औपचारिक रूप से भारतीय संविधान की मुख्य प्रारूप समिति का
संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था इन्हें। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, संवैधानिक सलाहकार। अगला प्रश्न है कि चंदवार का युद्ध 1194 में मोहम्मद और गौरी और गढ़वाल वंश के एक शासक डैश के बीच लड़ा गया था। तो चंदवार का युद्ध जो कि आपका 1194 में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश के राजा जयचंद के बीच में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, राजा जयचंद। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलजी वंश के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने शासनकाल में अपने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया और बाजार को नियंत्रित किया था? तो बाजार को नियंत्रित किया था यहाँ से आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक डैश के बीच लड़ा गया था। तो 1527 में जो खानवा का युद्ध है यह बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 1527 में आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी के सह संस्थापकों में से एक था जिसने परिषद राजनीति में वापसी के लिए तर्क दिया था? तो ये थे चित्तरंजन दास जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चित्तरंजन दास जी थे जो कि कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे और उन्होंने परिषद राजनीति में वापसी के लिए तर्क दिया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, चित्तरंजन दास। 12वां प्रश्न है कि खिलजी वंश ने दिल्ली पर किन वर्षों के दौरान शासन किया था? तो खिलजी वंश ने शासन किया था 1290 से 1320 के बीच में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1290 से लेकर 320 तक खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1885 में भारत के विभिन्न हिस्सों से डैश प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो दिसंबर 1885 में भारत के विभिन्न हिस्सों से 72 प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता के हिंदू कॉलेज का एक एंग्लो इंडियन शिक्षक था जिसने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी? तो यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किया गया था आपका हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। हेनरी विवियन और डेरोजियो यह यंग बंगाल आंदोलन के मतलब एक हिस्सा भी थे, पार्टिसिपेट भी किए थे इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन में। अगला प्रश्न है कि अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगा? तो अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन आपका था लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन। कि अवध के बारे में लॉर्ड कर्जन का यह कथन था कि अवध एक चेरी के समान है जो एक दिन उनके मुंह में जा गिरेगा। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी गदर पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो गदर पार्टी का गठन आपका किया गया था, रुकिए थोड़ा सा भाई, इसमें थोड़ा सा कुछ गलत हुआ है ना। अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगा? तो यह आपका कथन था डलहौजी का, ना कि कर्जन का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कर्जन, अरे नहीं डलहौजी भाई। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी गदर पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो क्रांतिकारी गदर पार्टी का जो गठन है यह किया गया था यूएस में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, यूएस।
अगला प्रश्न है कि 1857 के आंदोलन के दौरान किस तारीख को मेरठ छावनी में सैन्य विद्रोह हुआ था? तो मेरठ छावनी में सैन्य विद्रोह जो है यह हुआ था 10 मई 1857 को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैन्य विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है कि पाल शासकों ने भारत के किस प्रांत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था? तो पाल शासकों ने भारत के किस प्रांत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था? तो यह प्रांत था बंगाल प्रांत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, बंगाल। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था जिसने संस्कृत से फारसी में हिंदू ग्रंथों के अनुवाद की व्यवस्था की थी? तो यह आपका कार्य करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक। जो कि सल्तनत काल का पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, उसने संस्कृत से फारसी में हिंदू ग्रंथों के अनुवाद की व्यवस्था की थी। अगला प्रश्न है 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में मंदिर परिवेश आंदोलन के नेता कौन थे? तो 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन जो कि आपका शुरू किया गया था, उसके नेता थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। अगला प्रश्न है कि 1830 के दशक में किस स्कॉटिश व्यक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार के देसी स्कूलों में शिक्षा और प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया था? तो 1830 के दशक में किस स्कॉटिश व्यक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार के देसी स्कूलों में शिक्षा और प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया था? तो यह स्कॉटिश व्यक्ति था विलियम एडम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, विलियम एडम। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्म समाज से प्रेरित वेद समाज की स्थापना किसने की थी और कहाँ हुई थी? तो ब्रह्म समाज से ही प्रेरित था आपका वेद समाज। और इस प्रश्न में पूछा कि वेद समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो वेद समाज की स्थापना हुआ था मद्रास में 1864 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, मद्रास 1864। अगला प्रश्न है कि पहला आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1838 से लेकर के डैश के बीच में लड़ा गया था। तो पहला आंग्ल अफगान युद्ध जो है आपका 1838 से लेकर 1842 के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल का नील विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? बंगाल का नील विद्रोह जो है यह हुआ था आपका 1859 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1859 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भाई देखिए इंग्लिश फॉन्ट में आ गया है। अच्छा, हु सेड अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया? तो इसमें बेसिकली पूछा है कि यह कथन किसका है कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी was worth the whole native literature of the India and Arabia? तो यह कथन था थॉमस मैकॉले का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, थॉमस मैकॉले। अगला प्रश्न है वर्ष 1840 में जाति व्यवस्था उन्मूलन के लिए परमहंस मंडली का गठन कहाँ किया गया था? तो वर्ष 1840 में जाति व्यवस्था उन्मूलन के लिए परमहंस मंडली का गठन आपका किया गया था बम्बई में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बम्बई। अगला प्रश्न है कि बहमनी सल्तनत के तहत तराफ शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बहमनी सल्तनत के तहत तराफ शब्द का अर्थ होता है प्रांत। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रांत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1852 ईस्वी में व्यापगत का सिद्धांत हड़प नीति के तहत अपने अधिकार में ले लिया था? तो 1852 ईस्वी में किस रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापगत का सिद्धांत हड़प नीति के तहत अपने अधिकार में ले लिया था? तो यह था उदयपुर।
ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ से, उज्बेकों के आक्रमण के कारण निम्नलिखित में से किसे बाध्य होकर अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। तो उज्बेकों के आक्रमण के कारण किसे बाध्य होकर अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। तो ये था बाबर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा बाबर। अगला प्रश्न है कि पारसी सुधार आंदोलन रहनुमाई मजदासन सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो पारसी सुधार आंदोलन रहनुमाई मजदासन सभा की स्थापना किया गया था आपका, रुकिए भाई, इसकी स्थापना किया गया था 1851 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ से, सचिंद्र नाथ सान्याल ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किया था 1913 में, 1913 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1859 का परिसीमा कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 1859 का परिसीमा कानून जो है यह संबंधित था ऋण बॉन्ड से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा ऋण बॉन्ड। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक जिले में 2 अदालतें फौजदारी और दीवानी स्थापित करने की नई न्यायिक प्रणाली कब शुरू की गई थी। तो प्रत्येक जिले में 2 अदालतें फौजदारी और दीवानी स्थापित करने की नई न्यायिक जो प्रणाली है यह आपका शुरू किया गया था 1772 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा 1772। अगला प्रश्न है कि पूना में घर पर शिक्षित एक महिला डैश ने पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों की आलोचना करते हुए एक पुस्तक लिखी, एक पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना प्रकाशित की। तो इसमें बेसिकली पूछा है कि स्त्री पुरुष तुलना जो पुस्तक है इसकी रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। तो साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, यह कथन था महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। अब यहाँ से आपके जो PYQs हैं वे स्टार्ट होते हैं SSC GD के। तो SSC GD के यहाँ से पहला जो PYQ प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी। तो 1917 में सरोजिनी नायडू जी ने स्थापना किया था वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन का। वुमेन्स इंडिया, ये था आपका भारतीय राष्ट्रीय महिला महासंघ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। रुकिए भाई, ये तो वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन था ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा भारतीय स्त्री महामंडल। इस प्रश्न में ना आप लोग इस ऑप्शन को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा महिला भारतीय संघ। महिला भारतीय संघ की स्थापना की थी 1917 में सरोजिनी नायडू जी ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्यलय युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन अर्ली अर्बन प्लानिंग का साक्ष्य प्रदान करता है। तो यह शहर है कौशाम्बी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा कौशाम्बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 1906 में आपका स्थापित किया गया था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। इसमें पूछा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आगा खान। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा आगा खान तृतीय। अगला प्रश्न है, मौखारियों के बाद किस राजा ने दावा किया कि उसने परवर्ती गुप्तों को हराया था। तो मौखारियों के किस राजा ने यह दावा किया था कि उसने परवर्ती गुप्तों को हराया था। यह दावा किया था सर्ववर्मन ने।
ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा सर्ववर्मन। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पल्लव के नाम से जाना जाता था? तो भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पल्लव के रूप में जाना जाता था? तो ये समूह था पार्थियंस का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा पार्थियंस। नेक्स्ट प्रश्न है, नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच अति व्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई हैं? तो नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच अति व्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई हैं? तो यह है भारत का दक्षिणी भाग, दक्षिण भारत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण भारत में अति व्यापन प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण जो है या ब्राह्मण यह आपका संबंधित है अथर्ववेद से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, गोपथ ब्राह्मण आपका अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संतुतियों के आधार पर श्वेत पत्र व्हाइट पेपर निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो व्हाइट पेपर जो है आपका प्रकाशित किया गया था 1933 में, 1933 में। ऑप्शन थर्ड आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 1933। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन नहीं भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है आपका पारित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह अधिवेशन था बॉम्बे अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह अधिवेशन आपका हुआ था 8 अगस्त 1942 में। अगला प्रश्न आपका है यहाँ से, मौखारिज मूलतः सहायक शासक थे जिन्होंने बाद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी? तो मौखारिज मूलतः सहायक शासक थे जिन्होंने बाद में पश्चिमी गंगा मैदान के क्षेत्रों में एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? तो विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था मूरा, एक शिकारी की पुत्री। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? तो अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने पहली शताब्दी में की थी। ऑप्शन फर्स्ट सेंचुरी बीसी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग की जो मृत्यु है लॉर्ड हार्डिंग की हत्या जो है इसका प्रयास किया गया था रास बिहारी बोस द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी। हालांकि वह इस हमले से बच गया था लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है कि एनबीपीडब्ल्यू जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृद भांड कर्म माना जा सकता है का पूर्ण रूप क्या है? तो एनबीपीडब्ल्यू का पूर्ण रूप यहाँ से पूछा आपसे। तो एनबीपीडब्ल्यू का पूर्ण रूप होता है आपका नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर एनबीपीडब्ल्यू का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है कि किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन भारत में प्रारंभिक लौह युग की वस्तुओं की पहचान बन गए? तो किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन जो हैं उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की वस्तुओं की पहचान बन गए? तो ये थे आपके पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर बर्तन जो हैं आपके
यह उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों के पहचान बन गए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हस्ती द्वारा राग लासवंती की रचना की गई है? तो राग लासवंती की रचना किया गया है उस्ताद अली अकबर खान द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, उस्ताद अली अकबर खान। नेक्स्ट प्रश्न है, इस्लामी संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से चलाए गए देवबंद आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो इस्लामी संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से चलाए गए देवबंद आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो ये थे मौलाना अबुल कासिम ननोतवी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद कासिम नानोतवी। ये देवबंद आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख है? तो नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख है ऋग्वेद में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष में किए गए थे? तो बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1802 में, और यह आपका संधि हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठवनासियों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया था? तो निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठासीनियों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया था? तो यह था विनय पिटक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, यह एक बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में से एक है और इसी में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियमों और अनुपालन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरा के अवशेषों से संबंधित है? तो लकड़ी के कटघरा के अवशेषों से संबंधित है आपका बुलंदी बाग। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बुलंदी बाग एक मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल है और यहाँ पर लकड़ी के कटघरा के अवशेष आपके पाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह के लोग बस गए? तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास कुषाण समूह के लोग बस गए थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कुषाण वंश। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक कालों में वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो प्रागैतिहासिक कालों के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किया गया था। यह प्रणाली जो है आपका शुरू किया गया था क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन। अगला प्रश्न है कि वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसे आपका कहा जाता है मेजोलिथिक मध्य पाषाण काल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा बनाया गया था बहिष्कृत हितकर्णी सभा। बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन किया गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों के कितने शिलालेख शामिल हैं? तो अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल हैं? तो इन शिलालेखों की संख्या है 33। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन की शुरुआत पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा 1882 में की गई थी? तो इनमें से कौन सा संगठन है जिसकी शुरुआत पंडित रमाबाई सरस्वती ने 1882 में की थी? तो यह संगठन है आर्य महिला समाज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, आर्य महिला समाज। नेक्स्ट प्रश्न है,
महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? तो महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का एक एक रे भाई 1/6 भाग जो है यह राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 1/6। अगला प्रश्न है कि कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना? तो कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना? तो यह वंश था शुंग वंश। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा शुंग वंश। मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न यहाँ से 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो भारत में शुतुरमुर्ग जो है यह पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा पैलियोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट प्रश्न है 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिवेशन ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया? तो 1861 में आपका प्रस्तुत किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसने एक कानूनी ढांचा स्थापित किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया था वह था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है कि भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया गया था सैयद अहमद खान द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1927 में किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 1927। नेक्स्ट प्रश्न है ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को आपका जाना जाता है सूक्त के नाम से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा सूक्त। अगला प्रश्न है किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? तो इस कथन की वकालत किए थे महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल में आपका सुधारवादी आंदोलन और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इन दोनों के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। 1839 में बंगाल में समाज सुधार आंदोलन तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो ब्रह्म समाज से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा क्लेमेंट एटली। अगला प्रश्न है कि बेगम अख्तर कौन सी उपाधि दी गई थी? बेगम अख्तर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो बेगम अख्तर को क्वीन ऑफ गजल के नाम से जाना जाता है, गजलों की रानी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा बेगम अख्तर को गजलों की रानी की उपाधि प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? तो आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्गठित किया था सिंगापुर में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा सिंगापुर।
1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था। अगला प्रश्न यहाँ से है आपका, निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था? तो बिंबिसार का उत्तराधिकारी था अशोक, नहीं, बिंबिसार का उत्तराधिकारी था अजात शत्रु। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अजात शत्रु। मगध के राजा बिंबिसार के उत्तराधिकारी उनके पुत्र अजातशत्रु थे, जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1904 में सावरकर बंधुओं द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीर दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? तो भारत में लौह युग जो है आपका यह आता है 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के कालखंड के बीच में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौखारियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुकरण किया था? तो मौखारियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए महाराजा धीराज की उपाधि का अनुकरण किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? तो प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? यह उल्लेख किया गया था चरक द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, चरक। प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता में चरक ने यह उल्लेख किया था कि मानव शरीर में कुल 360 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का वैदिक नाम, यहाँ पर सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा आया था? तो सतलज का वैदिक नाम था सुतुद्री। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, सुतुद्री। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल था कैनिंग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, कैनिंग। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का उल्लेख किया गया है, प्रयोग किया गया है? तो अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः पाली नहीं भाई, यहाँ पर ग्रीक और लैटिन भाषा का भी उपयोग किया गया है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक और ब्राह्मी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सम्राट के शिलालेख जो हैं मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, हालांकि कुछ खरोष्ठी और ग्रीक में भी लिखे गए हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो 1905 के बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संस्थापक इनमें से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1940 का 1940 का अगस्त प्रस्ताव किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था? तो अगस्त ऑफर जो है आपका अगस्त प्रस्ताव यह दिया गया था लिनिथगो द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, लिनिथगो। अगला प्रश्न है कि 1930 के दशक के दौरान लॉर्ड जेटलैंड ने भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यह था 1930 के दशक में लॉर्ड जेटलैंड ने भारत सचिव के यह एक भारत सचिव था 1930 में, और इन्होंने भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित गोलमेज सम्मेलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इसका करेक्ट आंसर होगा गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है कि अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो अंतिम शुंग वंश की मृत्यु के बाद कण्व वंश की स्थापना किए थे वासुदेव ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा वासुदेव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो इनमें से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? यह है कृष्णा नदी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद में सिंधु, सरस्वती, यमुना और अन्य नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन कृष्णा नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? तो इस समूह का नाम था खिलाफत कमेटी समिति आपका करेक्ट आंसर होगा खिलाफत समिति, जिसका गठन 1919 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि हर्यक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कौशल, काशी और वज्जी पर कब्जा कर लिया था? तो हर्यक वंश के यह शासक था अजातशत्रु। हर्यक वंश के अजातशत्रु ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कौशल, काशी और वज्जी पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? तो यह है आपका अथर्ववेद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें जादू टोना के बारे में मतलब व्याख्या किया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? तो गिरनार शिलालेख आपका संबंधित है रुद्रदामन से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध शाका शासक रुद्रदामन प्रथम ने गिरनार शिलालेख गुजरात में संस्कृत भाषा में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा रुद्रदामन। नेक्स्ट प्रश्न है सूक्त को निम्नलिखित में से किस बौद्धिक ग्रंथ के स्तोत्र गान हाइम्स के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऋग्वेद। सूक्त को ऋग्वेद ग्रंथ में हाइम्स के रूप में जाना जाता है, मंत्रों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने 1867 में समाज सुधार को बढ़ावा देने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में समझौता था? तो 1932 का जो पूना पैक्ट था यह समझौता था महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। अगला प्रश्न है भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो भारतीय जनगणना जो है प्रारंभ हुई थी 1872 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में पहली जनगणना 1872 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से 1881 में नियमित रूप से हर 10 साल में आयोजित किया जाने लगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों या फिर साम्राज्यों जिन्हें महाजनपद कहा जाता था निम्नलिखित प्राचीन भारत पर शासन किया था? तो कुल 16 महाजनपद थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था? तो भारत में जो क्रिप्स मिशन है यह भेजा गया था 1942 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा 1942। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है मौलाना है नहीं खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट प्रश्न है वह अंतिम मौर्य राजा कौन था
जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शुंग वंश की स्थापना हुई थी? तो यह था बृहद्रथ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था, जिसे उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? तो बंगाल का विभाजन जो है कर्जन, लॉर्ड कर्जन द्वारा आपका लागू किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और बंगाल विभाजन जो है आपका 1905 में किया गया था और 1906 में, अरे नहीं, 1911 में से रद्द कर दिया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अरे भाई रेज हो जाओ यार। इससे आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपका गलत क्वेश्चन है, ये भी गलत है, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? तो खिलाफत आंदोलन जो है आपका मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, मुस्लिम समुदाय। यहाँ से भाई पे नहीं चल रहा है, इसके लिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा की रक्षा करना और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ से, अरे भाई ये क्या हो गया यार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की ओर शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया था? तो यह आंदोलन का नाम था आर्य समाज। ऑप्शन, और यह संगठन था आपका आर्य समाज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसने जिसने वेदों की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया था। अगला प्रश्न है यहाँ से, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? तो ये था कर्जन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कर्जन। अगला प्रश्न है कि किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था? तो मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 1906 में बंगाल विभाजन घटना की वजह से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बंगाल विभाजन 1905 के कारण मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम नेताओं को प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है कि 1942 में करो या मरो के आह्वान के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो करो या मरो के आह्वान के साथ भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका शुरू किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन था, जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत था? तो यह मेगास्थनीज था, यूनानी यात्री था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया था? तो यह था मेगास्थनीज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1800 नहीं भाई, 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते समय अपनी प्रस्तुति देने वाले शहनाई वादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे नन अदर देन बिस्मिल्लाह खान जी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो 1930 में दांडी नमक मार्च जो है आपका दांडी मार्च, इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें ना भाई एक दांडी मार्च में थोड़ा सा एक चीज़ है कि इसमें कितनी दूरी तय की गई थी ये आपसे पूछ देता है। तो कभी कभार 240 मील आपका होगा, माइल, तो इससे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में
322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ से जो हमारा हिस्ट्री सेक्शन है, इसके जो पीवाईक्यूज है वे होते हैं कंप्लीट। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। भाई लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए। चलिए, थैंक यू।